नमस्कार, RMF न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बांग्लादेश में एक एयर बेस था जिसका नाम था लाल मुनीर हाट और 1945 के बाद से लगभग वो बंद पड़ा था। उस पर आवाजावी नहीं थी, एक दो इक्का दुक्का लोग साफ सफाई के लिए वहां रहते थे। लेकिन अब पिछले लगभग कई महीने से, जब से कहें कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से लेकर अब तक धीरे धीरे वहां निर्माण का काम चल रहा है। और मौजूदा वक्त में खबर यह है कि वहां एक बहुत बड़ा अच्छा खासा हैंगर बना दिया गया है जहां पर फाइटर जेट्स खड़े होंगे, हेलीकॉप्टर्स खड़े होंगे, यहां पर रडार सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं और यहां पर मिसाइलों की तैनाती भी की जाएगी। ये लाल मुनीर हाट एयरबेस की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत का जो मेघालय है उससे ये सिर्फ महज 12 किलोमीटर दूर है और भारत का जो चिकन नेक है, जो हमारे सेवन सिस्टर्स को या फिर कहें कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ता है, उसकी दूरी महज 125 किलोमीटर है। तो यहां चीन और पाकिस्तान मिलकर इस निर्माण को कर रहे हैं और यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अभी भारतीय इंटेलिजेंस का एक दल बांग्लादेश में गया हुआ था और उस इंटेलिजेंस दल के सामने ही जो सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के, फखरुज्जमान, वो वहां का दौरा करके आए हैं, वहां देख कर आए हैं कि निर्माण कार्य क्या कुछ चल रहा है। तो चीन पाकिस्तान क्या कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं इस लाल मुनीर हाट एयरबेस से, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है वो भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के लिए पहले तो ये बताइए कि कितना मतलब जरूरी कितना है, किसके लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है और किसके लिए कितना जरूरी है? देखिए, भारत के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस पर सोच भी रही होगी, विचार भी कर रही होगी कि आखिर ये इस समय आकर क्यों डेवलप किया जा रहा है। हम देखें तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग बोलते हैं, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ये है। यानी कि मिनट भर की देरी होगी कि कुछ भी वहां से क्या हो सकता है, आपका नुकसान पहुंचाया जा सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग अपनी भाषा में उसको चिकन नेक भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर उस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो उनसे अलग हो सकता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है। चिकन नेक का दूरी है सर 135 किलोमीटर यहां से, और जो मेघालय की जो सीमा लगती है बॉर्डर से वो है 12 किलोमीटर। हाँ, मतलब वही मैं बात कह रहा हूँ कि मेघालय से जो मतलब भारत की सीमा से जो हमारा, हम देखें पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार जिला है वहां से भी देखें तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं सिलीगुड़ी को बोल दिया था, मतलब भारत की सीमाओं से इसकी जो दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो इतना बेस के आपके नजदीक होना ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और देखिए क्या था, 1931 का बना हुआ ये आपका एयरबेस है, 1931 का। और आप देखिए 1971 में जब पाकिस्तान की सेना की बात करें तो इसने कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल भी किया था, यूज भी किया था 1971 के वॉर में। लेकिन उसके बाद से इसका कोई ज्यादा खास इस्तेमाल नहीं किया गया। अब बात आ रही है कि एकदम यकायक इसको डेवलप करने की बात, और चीन कह रहा है कि इसको डेवलप करेंगे और डेवलप करने में यहाँ पर पोस्टिंग करने की बात, जो बांग्लादेश को 16 चीनी JF-17 दिए गए हैं, मतलब देने की बात चल रही है, जो खरीदने की बात चल रही है, उनको यहाँ पर डिप्लॉयड करने की बात भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्लॉयड हो सकता है। और हम देखें तो अभी मैं देख रहा था कि J-10C जो लड़ाकू विमान है वो लगभग आपका क्या पूरा हो चुका है, करीब 20 के करीब बांग्लादेश ले रहा है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 10 से 12 जो लड़ाकू विमान हैं वो हर समय रखे जा सकते हैं आपके इस पूरे आपका एयरबेस के ऊपर। मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि मेरा चिकन नेक जो है, यानी कि मेरा जो कॉरिडोर है वो दूर नहीं है, भारत की सीमाएं भी बहुत दूर इससे नहीं बैठती है। तो मुझे लगता है कि लाल मुनीर हाट जो एयरबेस है वो निश्चित रूप से चीन, और हाँ JF-16 की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर तैयार किए हैं, इसलिए एक विषय बन जाता है। नहीं, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान क्यों यहां, मतलब चीन तो अकेला उसका निर्माण कर सकता है, फिर पाकिस्तान ने बीच में टांग क्यों उड़ाई?
देखिए, पाकिस्तान के बीच में टांग आने का, देखो पाकिस्तान तो 1971 में ही उलझा हुआ है ना अब तक। अच्छा, वो वो अभी तो बाहर ही नहीं चाहता है निकल कि पाया। वो बाहर ही नहीं निकल पाया। वो तो अभी तक ही ये सोचता है कि कैसे भी कर कर हम क्या करें, कैसे भी कर कर हम क्या करें कि भारत के टुकड़े करा दें। आप हम्म। सोचिए 1971 में ये नारा लगवाया जाना, जो पाकिस्तानी सैनिक हमने बंदी बनाए थे, उनके वो लेकर गया कहां पर आपका पाकिस्तान में। तो नारा लगाता है, वो क्या नारा लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे सैनिकों से, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये नारा हमने 1972 में पाकिस्तान के अंदर सुना था पहली बार। आज जो जेएनयू में भी लगता है। हाँ, मतलब जो आपने सुना कि हमारे यहाँ भी कई बार इस प्रकार के नारे सुनने को मिल जाते हैं, हाँ। वो नारा 1972 में पहली बार पाकिस्तान में लगा, और 1972 में। और तब पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, हम्म। कि हम भारत का खून बहाएंगे, उसको 1000 कट देकर 1000 बार उस पर अटैक करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत क्या होगा आपका, टूट जाएगा। टूट ठीक है। जाएगा, बिखर अब ये जाएगा, बताइए कि जो नुकसान होंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में हमारा ब्रह्मोस का जो सेंटर है, उसके लिए कितना बड़ा खतरा है, या फिर जब इतने नजदीक भारत की सीमा के आ जाएगा, ये चीन आ जाएगा, आपका पाकिस्तान आ जाएगा, तो हमारा जो रडार सिस्टम है, या फिर हम हमारे प्लेन्स कहीं से भी टेक ऑफ करेंगे, वो तो हर इंटेलिजेंस उनके पास होगी फिर। बिल्कुल, इंटेलिजेंस के लिए भी खतरा है। देखिए, एक क्या होता है प्रेशर आपका, हर समय किसी भी देश पर, देखिए आप एकदम बिल्कुल कैमरे की, अगर हम लोग कोई प्लेन को ऊपर लेके गए, तो वो तो हमारे वैसे भी सारे सारे एयरबेस को हमारे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ। कैमरे अगर 360 डिग्री आपको घुमा देंगे प्लेन में जो लगे हुए हैं, तो वो तो दूर दूर कई कई किलोमीटर तक क्या कर लेंगे, पूरा कैचअप कर लेंगे। हम्म। तो हमारा जो जो डिप्लोमेंट है, चाहे वो ब्रह्मोस की हम बात करें, इसके अलावा फोर्सेस की हम बात करें, तमाम तरह की जो हम बात करें, उन सबको वो इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। स्टडी स्टडी कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो भी एक्टिविटीज, चाहे वो आपका सिविलियंस को लेकर हो, जैसा हम देखते हैं कि आपका जो पूरा ये क्या होता है कि आपको घुसपैठ होनी है, तमाम तरह की जो चीजें होती हैं, उन तक को भी वो क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हम्म। और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट भी कभी भी कर सकते हैं। जिस प्रकार की बमबारी वगैरह होती रहती है, वो कभी भी हो सकती है फिर तो। हम्म। तो ये ये सब चीजें क्या है, बड़ा चिंता का ये जो विषय सेना है। अध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, इनका तो कोई जो है केमिस्ट्री नहीं बन रही है चाइना के साथ, क्योंकि यही जाते हैं वहां और दौरा करते हैं, ऐसे वक्त में करते हैं जब भारत की एक इंटेलिजेंस टीम बांग्लादेश गई हुई थी, उसके आने से जस्ट एक दिन पहले वो जाते हैं वहां, मतलब एक तरीके से संदेश देने के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ये भी चल रहा है कि कभी भी सेना अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, या फिर सेना तख्तापलट कर सकती है, जिस तरीके से बड़े सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट वहां दाखिल की गई। चल बहुत कुछ रहा है बांग्लादेश में, लेकिन असल पर्दे के पीछे की कहानी समझ नहीं आ रही है। देखिए, जो प्रेजेंट में सेना प्रमुख है, वो कारूजमा, उनका जो है वो प्रो इंडिया माने जाते हैं। हम्म। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है उनको वहां पे चलाने में, प्रो इंडिया माने जाते हैं, और शेख हसीना को बाहर निकलवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। हम्म। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब इस प्रकार का रेडिकलिज्म हो, कई बार तो ये भी लगा, उन्हें तो घर में नजरबंद तक कर दिया गया था। कुछ दिन पहले जब आपने कहा कई सारे सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तो उनको नजरबंद कर दिया गया था घर के अंदर ही। एक दिन वो नजरबंद भी थे घर के अंदर। हम्म। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो आज वर्तमान बांग्लादेश सरकार की मदद ना करें, तो हो सकता है उनको उनके पद से हटा दिया जाए। और खुद सेना के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे क्या है आपके ग्रुप्स वहां पर हैं। कई एक धड़े ग्रुप तो हैं। वो है, हाँ कई धड़े हैं। एक ग्रुप तो वो है जो प्रो इंडिया है, एक ग्रुप वो है जो आपका पाकिस्तान सपोर्टर है, एक ग्रुप वो है जो कहता है चीन अमेरिका कोई भी हो, किसी से भी दोस्ती बनाओ लेकिन आगे बढ़ो, उससे एक किसी को तकलीफ एक नहीं है। रेडिकलाइज हो चुका है ग्रुप। वही जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है वो रेडिकलाइज है। हम्म। पाकिस्तान को तो कट्टरपंथी सपोर्ट करेगा ना, हम्म। आतंकवादी को आतंकवादी सपोर्ट करेगा। हम्म। तो वो वाली बात है। तो ठीक है। अब यहाँ पर जो वकालू जमात जो है उनका प्रो इंडिया स्टैंड रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दबाव, एक प्रेशर बहुत अच्छा खासा उनके ऊपर है, कहीं अरेस्टिंग ना हो जाए। तो उसको लेकर भी कई बार क्या होता है, इस प्रकार के जेस्चर कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये महसूस हो कि नहीं, मैं प्रो इंडिया नहीं हूँ, मैं प्रो शेख हसीना नहीं हूँ, और मैं तो आपके साथ हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसे मैं करूंगा। तो मैं उस संदर्भ में उनको देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके कई बार बयान भी देखे हैं, तो वो बयान बड़े नपे तुले भारत के संदर्भ में आते थे। हम्म। तो उस संदर्भ में आप समझे इसको।
ठीक है। अच्छा, भारत भी अब जो है डिफेंसिव मोड में नहीं है, भारत भी अटैकिंग मोड में है, और जो कैलाश शहर का हमारा एयरबेस है या फिर एयरपोर्ट है, उसको और ज्यादा तेजी से भारत विकसित कर रहा है, मतलब उसका काउंटर करने की शुरुआत भारत ने कर दी है वहां। एक तो मैं आपको जानकारी दूं, जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी है, अभी तक चीन के पास इस ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ नहीं है। ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल की पोस्टिंग होना, ये अपने आप ही क्या करती है, शो करती है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने तो कभी हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर देखो श्रीलंका में, तो हम्बनटोटा पोर्ट के ठीक नॉर्थ में मटाला एयरपोर्ट है, वो हमने परचेज कर लिया श्रीलंका से, ताकि हम हम्बनटोटा पर भी क्या कर सके, निगरानी रख सके, वॉच कर सके। तो ये तो हमारी सीमा के पास में हो रहा है, तो हम तो अपने बॉर्डर में करेंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर भारत सरकार की बात करते हैं, भारत की हम सेनाओं की बात करते हैं, तो ये सब विपदाओं को, समस्याओं को जस्ट एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में, एक मौके के रूप में देखा जाता है। तो मैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक मौके के रूप में देख रहा हूं। मौके के रूप में अगर मौका ये भारत भुनाता है तब क्या? भाई, हम सिंपल बात है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में डिफेंस की जो कमी है वो बेटर हो जाएगी, जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं 1962 में हमने जो फेस किया नॉर्थ ईस्ट में, वो ये तो फेस किया था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था। और आप देखिए, अभी हम 10 साल पहले की बात करें तो सरकार की सोच ये थी कि हम बॉर्डर वाले इलाके में कभी भी अपना बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि कल को कोई देश बाहर का आक्रमण करेगा तो उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिल जाएगा। मतलब अपनी सेना पर भरोसा नहीं है कि अगर कोई आक्रमण करेगा तो रोक लेंगे, वो उसका इस्तेमाल करके अंदर घुसाएगा। मतलब किस मानसिकता में देश की सरकारें चल रही थी, समझ नहीं आता सर। मैं खुद सोचता हूँ कि यार, मतलब बिल्कुल आप मनोबल अपना तोड़ ही रहे हो, आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हो कि दूसरा बंदा अंदर घुसने की हिम्मत रखता है। यूज कब करेगा वो? जाहिर सी बात है, जब अंदर घुसाएगा। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो लाल मोनीर हाट के बारे में एक बार पहले भी मैंने महीनों पहले आपके सामने जिक्र किया था, इसकी जो इंपोर्टेंस है वो आपको बताई थी। और इंपोर्टेंट ये चीन के लिहाज से भी, चीन जितना ज्यादा भारत के करीब हो सकता है उतना ज्यादा करीब वो आना चाहता है। भले ही वो तीस्ता प्रोजेक्ट की बात करें, तीस्ता नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट चला रहा है उसकी बात करें, या फिर लाल मोनीर हाट एयरबेस की बात करें, जिस तरीके से यहां उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, भारत ने भी इसकी काट में इसका तोड़ निकाल लिया। और कैलाश शहर का जो एयरपोर्ट है उसे एयरबेस की तरह विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया। तो अब चीन जो भी कुछ करेगा उसका जवाब तुरंत मिलेगा, और अटैकिंग मोड में मिलेगा, डिफेंसिव मोड में नहीं मिलेगा। बाकी इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।